हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, the School of Complete Education. Today we'll be doing chapter number 21 from English at the Science Fair. तो फेयर का मतलब हम सब जानते हैं ना क्या होता है। फेयर का मतलब होता है मेला, या फिर हम उसे कह सकते हैं एग्जीबिशन। और आई होप आप में से काफ़ी बच्चों को साइंस पसंद होगा, बहुतों को नहीं पसंद होगा, बट साइंस यानी कि विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है एंड हम इसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं बिकॉज़ ये हमारी डेली लाइफ में हमें हर चीज़ में देखने के लिए मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं। द साइंस फेयर एट विद्यावर्धिनी स्कूल वॉज ऑलवेज एन एक्साइटिंग अफेयर। तो क्या कह रहे हैं कि साइंस फेयर यानी विज्ञान का मेला विद्यावर्धिनी स्कूल में हमेशा से ही बहुत ही एक्साइटिंग अफेयर, मतलब बहुत ही अवेटेड, मतलब इसका हर साल इंतज़ार रहता था। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। देयर वर अ नंबर ऑफ स्टॉल्स, नेवर लेस देन 50, एंटरटेनमेंट बूथ्स एंड ऑफ कोर्स रिफ्रेशमेंट्स। तो वहाँ पर क्या क्या होता था, काफ़ी सारी स्टॉल्स होती थी जो कि ऑफ कोर्स साइंस से रिलेटेड होती होंगी। एंटरटेनमेंट बूथ्स होते थे
और रिफ्रेशमेंट्स मतलब खाने पीने का सामान हो। देयर आर 2 बेसिक रूल्स. 1, everything should be handled by students, and even the entertainment booths and refreshment stalls should have scientific base. तो 2 बेसिक रूल्स क्या थे कि पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ स्टूडेंट्स ही संभालेंगे, मतलब मैनेजमेंट से लेके एवरीथिंग सब कुछ स्टूडेंट्स को संभालना होता था. और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ का बेस साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब विज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो फिर एंटरटेनमेंट बूथ्स हो मतलब खेलने कूदने के लिए रिलेटेड हो, या फिर खाने से रिलेटेड क्यों ना हो, सब में साइंस जुड़ी होनी चाहिए. प्रिपरेशंस फॉर द फेयर बिगेन एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस. तो काफ़ी महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती थी क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर होता था. द फर्स्ट स्टेप वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, कुछ बड़ा करने जा रहे होते हो, तो आप अपने दिमाग में आइडियाज़ कलेक्ट करते हो कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो. लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आप पहले सर्च करते हो ना नेट पर, बुक्स में, हर जगह, जो मैगजीन्स में, कि आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल सकती हैं उससे रिलेटेड, और फिर आप अपने प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट फ्रेम करते हो और उसके बाद फिर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हो. तो इसी चीज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है. तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. वो आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं पिछले साल से, क्या नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, क्या चीज़ पिछले साल सही नहीं वर्क करी थी तो उसको हटाया जाएगा, इस तरीके से. द प्रिंसिपल इन्वाइटेड आइडियाज़ फॉर द इवेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इवन पेरेंट्स. तो इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स भी इंक्लूडेड होते थे, सब अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. A host of ideas poured in. Luckily, many parents not only contributed ideas but also volunteered to help with the planning and implementation of the big event. तो काफ़ी सारे आइडियाज़ कलेक्ट किए गए और पेरेंट्स इतने हेल्पफुल थे कि सिर्फ आइडियाज़ देने में ही नहीं बल्कि उन्होंने वॉलंटियर भी किया, मतलब उन्होंने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी हेल्प करी. Some student representatives were also taken on the committee to give them a first-hand experience of managing big problems. तो स्टूडेंट्स को भी इस मैनेजमेंट की कमेटी में लिया गया, कुछ स्टूडेंट्स को, जिससे कि उन्हें एक्सपीरियंस मिले कि कैसे कैसे बड़े इवेंट्स को मैनेज किया जाता है, चीज़ें मैनेज करना सिखाया गया. द कमेटी आइडेंटिफाइड सर्टेन थीम्स फॉर द फेयर. तो कमेटी ने फिर डिसाइड किया कुछ थीम्स फेयर के लिए कि क्या क्या थीम्स इंक्लूड करेंगे मेन अपने फेयर में. तो वो थीम्स थी ये: प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, एनर्जी मतलब ऊर्जा, साइंस इन आर एवरीडे लाइफ मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान कैसे हेल्प करता है, फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब खाना और न्यूट्रिशन तो हम सब जानते हैं, प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस जैसा कि हम सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, लेटेस्ट न्यूज़, और न्यूज़ भी उसमें शामिल था. तो जो एरिया डिसाइड हुआ था वो स्कूल का प्लेग्राउंड डिसाइड हुआ था, एंड इट वाज डिसाइडेड 56 स्टॉल्स फेयर में लगेंगी. स्टॉल्स वर अलॉटेड टू एज मैनी ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन एज पॉसिबल, मतलब 56 स्टॉल्स का अरेंजमेंट होना था स्कूल के प्लेग्राउंड में, और वो एज मैनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल मतलब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सबको अपॉर्चुनिटी दी गई थी. और हर ग्रुप को एक अलग टॉपिक और आइडिया दिया गया था, और ये मेक श्योर किया गया था कि टॉपिक्स रिपीट ना हो, जिससे कि वैरायटी मिले. द यंग साइंटिस्ट began their work in earnest. They began by collecting a lot of information about their topic using their science textbook, school library and also the internet. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो फिर आप उसके लिए चीज़ें सर्च करते हो, आप रिसर्च करते हो, तभी वो अच्छा आउटकम देता है. तो रिसर्च आप कहाँ से कर सकते हो? आप अपनी बुक्स से, मैगज़ीन से, स्कूल लाइब्रेरी से, कॉलेज और स्कूल्स की बुक्स से, और ऑफ कोर्स इंटरनेट तो है ही. तो सबसे पहले बच्चों ने क्या किया? आइडियाज़ कलेक्ट किए. दे शेयर्ड एंड डिस्कस दिस इन्फॉर्मेशन इन देयर ग्रुप्स. फिर अपने अपने ग्रुप्स में सबने इन्फॉर्मेशन शेयर करी. द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिसाइड द एग्जैक्ट एक्टिविटी फॉर देयर स्टॉल. तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि वो अपनी स्टॉल में किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मतलब कि वो खाली डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे मॉडल, या फिर वो मॉडल वर्किंग होगा या नॉन वर्किंग होगा, या फिर वो खाली पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाएंगे, या फिर वो पोस्टर्स लगाएंगे, या फिर सिंपली वो कुछ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एग्जिबिट करेंगे. तो ये चीज़ डिसाइड करी फिर सबने.
द प्रिंसिपल अनाउंस दैट लैंग्वेज, अपीयरेंस एंड कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशंस वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि जो बेसिस होगा जजमेंट का, उसमें आपका साइंस से रिलेटेड तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आप प्रोजेक्ट डिस्प्ले करोगे उसके बेसिस पे तो मार्क्स होंगे ही। उसके अलावा भी आपकी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस, मतलब आपका ड्रेसिंग, लाइक किस तरीके से आप ड्रेस्ड हो, वेल ड्रेस्ड हो या नहीं, आपका कंटेंट, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बता रहे हो, उन सब पे भी मार्क्स होंगे। तो लैंग्वेज टीचर्स ने काफ़ी हेल्प भी करी बच्चों की इस चीज़ में। फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की ग्राफिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करेगा। राइट टू द पॉइंट सो दैट द विजिटर में रीड और चार्ट और पोस्टर एट अ ग्लैंस। तो जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, जब हमें एग्जिबिट करना होता है, तो हम हमेशा अपने पोस्टर पे या जिस भी चीज़ पे टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो जो पढ़ेगा, क्योंकि अब उन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता, काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी स्टॉल पे ही आके सब रुकें। तो इसलिए आपको हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। आंसर से एज इन टू द पॉइंट, आपको पॉइंट्स अपने एकदम कंसाइज वे में लिखने होते हैं, जिससे कि सब उसे ध्यान से पढ़ें और उन्हें एक बार के पढ़ने में ही समझ आ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। मेक यूज़ ऑफ बुलेट पॉइंट्स और बुलेटेड लिस्ट। अपने जो आप लिखना चाह रहे हो उसको बुलेट्स में लिखोगे, पॉइंट्स में, तो वो ज़्यादा क्लियर और एम्फेसाइज होके लिखेगा। यूज़ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स एंड लेबल देम। अच्छा, लोग लिखने से ज़्यादा पिक्चर्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो अगर बेटर होगा कि अगर आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, अगर उसको आप एज अ पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और फिर उसको अच्छे से लेबल कर दो, तो वो ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यूज़ पिक्टोग्राम्स, ग्राफ, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा टू शो न्यूमेरिकल डेटा। अब न्यूमेरिकल डेटा में जैसे अगर आप लिखोगे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इस ईयर में इतनी थी, इस ईयर में इतनी थी, तो आप लिखोगे, इसके बजाय अगर आप एक पाई चार्ट या फिर ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करोगे तो उसे रीड करना आसान होगा और वो इनोवेटिव भी लगेगा। प्लान ऑल योर पोस्टर्स, चार्ट्स प्रॉपर्ली बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग देम। तो हमेशा प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। तो अगर आप अपने पोस्टर्स और चार्ट्स बनाने से पहले प्लान कर लोगे किसको कहाँ लगाना है और कैसे बनाना है, तो आप मिस्टेक्स की चांसेस कम हो जाते हैं। मेक अ रफ एंड मिनी कॉपी बिफोर यू बिगिन टू वर्क ऑन द बिग फाइनल पोस्टर और चार्ट। तो अब ये एक स्टॉल सेटअप करना छोटा मोटा काम तो है नहीं, इट्स अ बिग वर्क। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप पहले एक मिनी कॉपी में अपना पूरा प्लान आउट बना लो कि मेरे को कहाँ क्या लगाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है। इससे आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लगेगा, तो जब भी आप सामान लेने जाओगे तो वो एक बार में आ जाएगा। पहली चीज़, आपको आइडिया लगेगा कि भी आपको कितने की ज़रूरत है। एंड मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक योर स्पेलिंग, सेंटेंसेस एंड अदर एरर्स इन द मिनी कॉपी इटसेल्फ। तो वही मिस्टेक्स के चांसेस कम करने के लिए आप मिनी कॉपी में ही अगर अपनी स्पेलिंग्स और सेंटेंसेस के एरर्स चेक कर लोगे तो फाइनल जब आप बनाओगे तो वो कम हो जाएंगे, कम क्या ख़त्म ही हो जाएंगे। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स बट जुडिशियसली। तो इसका क्या मतलब है कि आप डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट को और क्रिएटिव बनाने के लिए, लेकिन यूज़ जुडिशली मतलब उसको वेस्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। इफ़ यू हैव यूज्ड एनी टेक्स्ट, पिक्चर्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा फ्रॉम एल्सवेयर, एक्नॉलेज द सोर्स। अब क्या होता है, अगर हमने किसी जगह से, लाइक किसी बुक से या फिर इंटरनेट से कोई भी पिक्चर या कोई ग्राफ या कोई डायग्राम लिया है, उसको प्रिंट करके हमने अपने पोस्टर पे लगाया है, तो हमें एक्नॉलेज का मतलब हमें उसके नीचे ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि हमने ये चीज़ कहाँ से ली है। क्योंकि अगर हम नहीं मेंशन करेंगे तो पीपल विल थिंक दैट ये हमने खुद बनाया है, बट ऐसा नहीं है। तो हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, मतलब हमेशा मेंशन करना चाहिए हमने कहाँ से अपना मैटर लिया है। और अगर सोर्स हमारा ओरिजिनल हो, यानी हमारा खुद का कंटेंट हो, तो और भी अच्छी बात है। अब बात आती है ओरल प्रेजेंटेशंस की। अभी तक तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस थी कि जो भी आप बनाओगे वो कैसे होगा। ओरल प्रेजेंटेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप बोलोगे वो 2 to 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि 56 स्टॉल्स या ज़्यादा स्टॉल्स हैं, तो हर गेस्ट के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी 1 आवर या 30 मिनट्स की स्पीच सुने। तो यू शुड बी प्रिसाइज, मतलब छोटे में एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए।
कम टाइम में। दे शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन और स्पेसिमेंट्स। तो अब अगर आपको अपनी स्पीच छोटी करनी है तो उसका क्या मतलब है कि जो भी आप बोलोगे दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब आप जो बना रहे हो उससे रिलेट करना चाहिए डायरेक्टली, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये साइंस है, इसमें जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो ये लिटरेचर या इंग्लिश या हिंदी तो है नहीं, होता नहीं है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़े थियोरेटिकली। इट्स साइंस, तो इसमें डायरेक्ट चीज़ें चलती हैं। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू मेक अ प्रेजेंटेशन। तो वेन एवर यू मेक अ प्रेजेंटेशन, जब आप किसी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस, फ्रॉम योर एक्शंस एज वेल एज फ्रॉम योर वर्ड्स। मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स मैच करने चाहिए और आप कॉन्फिडेंट शो होने चाहिए। इससे देखने वाले को भी अच्छा लगता है एंड आप अपनी बात अच्छे से कह पाते हो। रिहर्स द स्पीच वेल। हमेशा रिहर्स करके ही फाइनल बिग डे के लिए जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसमें भी आपको अपनी स्पीच अच्छे से रिहर्स करनी चाहिए, मिरर के सामने, शीशे के सामने, जिससे कि जब आप सामने बोलो तो आपको प्रैक्टिस हो उस चीज़ की। बी रेडी टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डूइंग दैट विद योर फ्रेंड्स। अब जब आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस भी पुटअप होंगे, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी अगर रिहर्सल अपने फ्रेंड्स के सामने करोगे तो वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, तो इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, जिससे कि आप उनके आंसर पहले से ढूंढ लो और आपको प्रैक्टिस भी होगी आंसर करने की। एंड इवन अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो इसमें आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है या गलत आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि मुझे नहीं आता और मैं इसको सर्च करके बताऊंगा, और फिर आप सर्च कर लो, जब कोई दूसरा आए और आपसे सेम क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो। मेक यूज़ ऑफ द विजुअल्स और ग्राफिक्स इन द स्टॉल, पॉइंट टू रेलिवेंट पार्ट्स। जैसे कि आपने अपने स्टॉल पर विजुअल्स और ग्राफिक्स लगा रखे होंगे, तो जब आप बोलो तो उन पे पॉइंट आउट करके समझाओ कि ये जैसे इधर लगा हुआ है, हाउ डज अ प्रिज्म वर्क, तो आप उधर फिंगर अपनी पॉइंट करो कि ये प्रिज्म है। इससे देखने वाले को इंटरेस्टिंग लगता है और समझ में भी आती हैं चीज़ें। वेयर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स बट डू नॉट ड्रेस अप टू शो ऑफ। क्लोथ्स ऑब्वियस सी बात है क्लीन और टाइडी होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, लेकिन ओवर ड्रेस भी नहीं होने चाहिए। बी पोलाइट, बी प्लेजेंट व्हेन यू टॉक टू द विजिटर्स। इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, से सो बट लेटर ऑन ट्राई टू फाइंड द आंसर। सेम थिंग जो मैंने बताई कि हमेशा पोलाइट और प्लेजेंट वे में बात करनी चाहिए, हमेशा एक स्माइल रहना चाहिए फेस पर और आइज़ में। एंड इवन अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो परेशान होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेजिटेट भी होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट एडमिट द फैक्ट कि हाँ मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो एट लास्ट द बिग डे अराइव्ड। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाई द ओल्डेस्ट साइंस टीचर मिस्टर गिजेयर। तो मिस्टर गिजेयर ने 25 ईयर्स अगो ये आइडिया अपनी क्लास के संग शेयर किया था और उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, और फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा सबको कि फिर 25 ईयर्स से रेगुलर साइंस फेयर हो रहा है पूरे स्कूल में, तो उन्होंने ये साइंस फेयर इनॉग्रेट किया। मिस्टर गिजेयर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मेथड आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिफिकल्टी। आंसर्स भी किए जो बच्चों ने उनसे पुटअप किए क्वेश्चंस उनके, और उन्होंने साइंस की इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करी सबको। He was happy to see the stalls, especially the ones that showed simple methods of identifying food adulteration. तो वो बहुत खुश थे स्टॉल्स देखकर और साइंस एग्जीबिशन देखकर, और स्पेशली वो उन स्टॉल्स को देखकर खुश थे जो फूड एडल्ट्रेशंस के बारे में बता रही थी। फूड एडल्ट्रेशंस क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं खाने में मिलावट। जैसे जब हम दाल खाते हैं, दाल लेने जाते हैं, तो अगर हम 1 किलो की दाल लेते हैं तो उसमें वो कुछ छोटे छोटे दाल के बराबर ही कंकड़ पत्थर ऐड कर देते हैं, तो उसका वेट बढ़ जाता है। लेकिन उस 1 किलो में मे बी सिर्फ आधा किलो दाल हो और आधा किलो पत्थर हो, ऐसा नहीं होता आधा किलो पत्थर, बट वो कुछ ऐड कर देते हैं चीज़ें ऐसी जिससे कि वो सामान की मात्रा बढ़ जाए। तो हम पैसे तो उतने की ही देते हैं लेकिन हम सामान कम लाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए गए थे। He appreciated the fact that in most of the stalls visitors could also try out the various scientific experiments. तो उन्हें ये चीज़ भी पसंद आई कि मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स में जो विजिटर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर पा रहे थे साइंस एक्सपेरिमेंट्स में। एंड he gave a special pat on the back to the clean brigade. The brigade members made rounds of the fair spreading the message of cleanliness.
दे हैड वाउड टू द कीप द स्कूल क्लीन। तो मतलब उन्हें एक चीज़ और पसंद आई, 2 चीज़ें तो मैंने आपको लिस्ट आउट करी उन्हें क्या पसंद आई। तीसरी चीज़ उन्हें ये पसंद आई कि क्लीन ब्रिगेड नाम का एक ग्रुप था जो कि क्लिनलीनेस मेंटेन करने के लिए ध्यान दे रहा था। पूरे एग्जीबिशन में वो राउंड लगा रहे थे और जहाँ भी उन्हें गंदगी दिख रही थी वो उसको उठा के और तुरंत वहीं के वहीं साफ़ कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने ये शपथ भी ली थी कि वो स्कूल की सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, तो वो ये काम करते हैं। तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई। फेयर दो दे एक्सपेक्टेड मोर देन 1000 विजिटर्स एंड हाफ एज मैनी स्टॉल होल्डर्स, दे वर डिसिप्लिन्ड अ लॉट। तो काफ़ी सारे विजिटर्स आए थे, जैसा कि हम देख सकते हैं मोर देन 1000 विजिटर्स थे और स्टॉल्स से डबल विजिटर्स थे, जितनी स्टॉल्स थी उसके जस्ट डबल विजिटर्स थे, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन था। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी। एंड दे वर वेल इक्विप्ड विद गार्बेज कैंस, स्कूप्स, ब्रूम्स एंड वाइप्स। क्योंकि इतने सारे लोग थे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा तो हो ही जाता है, तो उसके लिए उन लोग के पास पूरे इक्विपमेंट्स थे, स्कूप्स, ब्रूम्स, झाड़ू, वाइप्स, जिससे कि वो वहीं के वहीं उस चीज़ को साफ़ करते चले जा रहे थे और एनवायरनमेंट नीट और टाइडी और डिसिप्लिन था। अब लेट अस टेक राउंड टू द फेयर टू सी सम हाईलाइट्स द 6th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन वर हैंडलिंग। तो अब यहाँ पर दिखाया गया है कि 6th स्टैंडर्ड के लोग बच्चे क्या क्या स्टॉल्स लगाई हुई थी 6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने। यूज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एक स्टॉल थी जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिस्प्ले की गई थी, जिसमें एक वाटर मिल दिखाया था, किस तरीके से वाटर मिल काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप अपने साइंस में पढ़ोगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, या फिर हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक प्लास्टिक मोटरबोट कैसे काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेबल हैं, आप ही साइंस में पढ़ोगे। साउंड, everyone enjoyed making simple string telephones this tall and then using them। तो ये तो गेम हमने खेला भी होगा, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव प्लेड दिस, जिसमें हम ग्लास, पेपर ग्लास या प्लास्टिक ग्लासेस लेते हैं और उनके दोनों एंड्स पर होल बनाते हैं और उन्हें स्ट्रिंग से जॉइन कर देते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। और फिर जब हम अपने ईयर्स पे लगाते हैं और दूसरी साइड से कोई बोलता है तो वो हमें सुनाई देता है, जस्ट एज टेलीफोन में होता है। अगर नहीं किया तो आप ट्राई करना, इट्स वेरी फन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस stall was so popular that additional help was needed to blow the balloons। तो हम सब जानते हैं, हम ये चीज़ ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी ड्राई करोगे, मतलब ड्राई एयर में बलून्स को रब करोगे और फिर आप उसको ऊपर करोगे तो आपके हेयर ऐसे उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ अगर आपके पास बलून नहीं है तो आप एक प्लास्टिक के स्केल से भी करके देख सकते हो। प्लास्टिक के स्केल को अपने हेयर पे रब करो और कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस फाड़ो, तो जब आप उन्हें पेपर के ऊपर रखोगे तो पेपर मैग्नेट की तरह स्केल पर चिपक जाएगा। ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। फूड अडल्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इवन द पेरेंट्स लर्न समथिंग एट द स्टॉल। तो पेरेंट्स को देखने मिला कि किस तरीके से वो अडल्ट्रेटेड फूड से बच सकते हैं, मतलब मिलावट वाले खाने से बच सकते हैं। फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स तो हम सबको ही पसंद है, हमें पता है मैग्नेट्स आयरन को अट्रैक्ट करती है, मतलब लोहा मैग्नेट्स पे चिपक जाता है, चुंबक। विजिटर्स क्यूड अप टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एट वर्क। मेंटेनिंग मशीन्स, तो एक और स्टॉल थी जो कि मशीन से रिलेटेड थी। सम ऑफ द विजिटर्स मेड वीडियो क्लिप्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एट द स्टॉल्स। तो काफ़ी सारे विजिटर्स ने वीडियोज़ भी बनाए स्टॉल के। इट कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन प्लेइंग रोल्स ऑफ डिफरेंट मशीन्स, ऑल क्राइंग टर्न बाय टर्न। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों ने अपने आगे प्लेकार्ड्स लगा रखे हैं मशीन के, एक के आगे साइकिल है, एक के आगे शायद पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन है और एक के आगे स्टिचिंग मशीन है। तो ये एज अ मशीन एक्ट कर रहे थे। द फेयर वॉज सच अ ह्यूज सक्सेस दैट द स्कूल हैड टू रन इट फॉर 3 days इंस्टेड ऑफ 2 days। तो वैसे फेयर प्लान थी 2 days के लिए, लेकिन वो इतना अच्छा चला, सबको इतना पसंद आया कि 3 days तक, उस 3rd day भी उसको एक्सटेंड करना पड़ा। The principal allowed this change in the timetable only because it was truly educational activity, not just for children but also for family and entire community. No wonder everyone is already looking forward for the next fair। तो प्रिंसिपल ने ये चीज़ इसीलिए अलाउ करी बिकॉज उन्हें ये लगा कि ये एजुकेशनल, मतलब इससे सबको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बच्चों को ही नहीं पेरेंट्स को भी। एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब सब ऑलरेडी अभी इस साल की फेयर ख़त्म नहीं हुई थी और सबको अगले साल की फेयर का इंतज़ार था।
साइंटिफिक मेथड इसमें बताया गया है, इसमें है कि ऑब्जर्व व्हाट इज़ अराउंड यू, अपने आसपास देखो और जानो कि आपके आसपास क्या है। आस्क क्वेश्चंस, वाई नॉट, हाउ, और क्वेश्चनिंग करो कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस इन साइंटिफिक मेथड। और अगर आपको मन में आए, आपको पता चले कि ऐसा इसलिए हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपको इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल, दिस इज़ योर डेटा। ड्रॉ कंक्लूजन्स, डू दे मैच विद हाइपोथेसिस, इफ येस, इफ़ नॉट वाई। तो फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को अपने दिमाग में रखो और फिर उसका साइंटिफिक मेथड किसी बुक से या इंटरनेट से पढ़ो और फिर मैच करो कि जो आपने सोचा था वो रीज़न और वो जो आपने बुक में पढ़ा है वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। राइट डाउन योर फाइंडिंग्स एंड शेयर देम विद अदर्स। अपनी जो भी आपने ढूंढा है उसको लिखो और फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम
कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।